हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। सरकारी नौकरी एसएससी जीडी कांस्टेबल के 25,487 पदों पर निकली भर्ती, 10वीं पास को मौका। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ्स और एसएसएफ में कांस्टेबल जीडी और असम राइफल्स परीक्षा 2026 में राइफलमैन जीडी के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर दी है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एसएसएफ की भर्ती पूरे भारत में होगी, जबकि बाकी सीएपीएफ्स में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के हिसाब से पद भरे जाएंगे। वैकेंसी डिटेल की बात करें तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के 616 पद, सीआईएसएफ के 14,595 पद, सीआरपीएफ के 5490 पद, एसएसबी के 1764 पद, आईटीबीपी के 1293 पद, वहीं असम राइफल्स एआर के 1706 पद और सचिवालय सुरक्षा बल एसएसएफ के 23 पद शामिल हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो न्यूनतम 10वीं पास रखी गई है। शारीरिक योग्यता की बात करें तो हाइट पुरुष के लिए 170 सेंटीमीटर और महिला के लिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना पुरुष के लिए 80 सेंटीमीटर, जिसमें 5 सेंटीमीटर का अतिरिक्त फुलाव भी हो। वही दौड़ की बात करें तो पुरुष के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में पूरी करनी होगी। वही महिला के लिए 1600 मीटर की दौड़ 8 मिनट में पूरी करनी होगी। फर्जीवाड़ा पर अब लगेगी लगाम, पीडीएस दुकानदारों को दी गई नई 4G ई पोस्ट मशीन। रांची शहरी क्षेत्र में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभुकों को और अधिक पारदर्शी, सटीक और तकनीक आधारित सुविधा देने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने मंगलवार को समाहरणालय सभागार में कुल 10 राशन डीलरों को 4G ई पोस्ट मशीन प्रदान की। उपायुक्त ने कहा है कि प्रशासन का स्पष्ट लक्ष्य है कि अंतिम छोर तक हर लाभुक को पूरी पारदर्शिता के साथ अनाज मिले। नई 4G ई पोस्ट मशीनों में आधार प्रमाणीकरण, रियल टाइम ट्रांजैक्शन, डिजिटल स्टॉक मॉनिटरिंग जैसी सुविधाएं हैं, जिनसे अनाज वितरण प्रक्रिया लगभग फर्जीवाड़ा मुक्त हो जाएगी। आने वाले समय में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के सभी डीलरों को भी यह तकनीक उपलब्ध कराई जाएगी। 4G ई पोस्ट मशीनों की प्रमुख खूबियों की बात करें तो मशीनें ऑफलाइन मोड में भी काम करने में सक्षम होगी, जिससे नेटवर्क समस्या होने पर भी वितरण बाधित नहीं होगा। प्रत्येक मशीन में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की सुविधा है। सभी ट्रांजैक्शन का रियल टाइम डेटा पोर्टल पर अपलोड होगा, जिससे प्रशासन सतत निगरानी कर सकेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली दौरे से जल्द लौटेंगे रांची, नए समीकरण और कयासों का बाजार गर्म। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पिछले 4 दिनों से दिल्ली दौरे पर हैं। उनके साथ उनकी पत्नी शाहगांडे विधायक कल्पना सोरेन भी हैं। बिना किसी सरकारी कार्यक्रम के मुख्यमंत्री के इतने लंबे समय तक दिल्ली प्रवास ने झारखंड के सियासी गलियारे में हलचल मचा दी है। तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री इतने दिनों से दिल्ली में कर क्या रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री आज बुधवार को दिल्ली से रांची लौटने वाले हैं। हालांकि मंगलवार की शाम को भी एयरपोर्ट से सीएम आवास तक के रूट लाइन को क्लियर करने का आदेश जारी हुआ था, लेकिन अचानक कैंसिल हो गया। अब स्पष्ट हो गया है कि मुख्यमंत्री आज यानी कि बुधवार को रांची लौटने वाले हैं। दरअसल बिहार चुनाव के दौरान ही इंडिया गठबंधन में झामो को सीटें नहीं मिलने पर नाराजगी जाहिर की गई थी। झामो ने स्पष्ट किया था कि इसकी समीक्षा होगी। हालांकि 14 नवंबर को बिहार के चुनावी नतीजे आने के बाद से अब तक इस मामले पर पार्टी ने चुप्पी साध रखी है। इसी बीच 17 नवंबर को बिहार के भाजपा प्रवक्ता अजय आलोक ने एक ट्वीट कर झारखंड में खलबली मचा दी थी। उन्होंने लिखा था कि अब नया बम झारखंड में, हेमंत अब जीवंत होंगे। इस बीच सीएम के दिल्ली दौरे से संभावनाओं के बादल फिर उमड़ने लगे हैं। चर्चा है कि दिल्ली में उनकी भाजपा के आला नेता से मुलाकात हुई है। इससे कयासों को और बल मिल गया है। प्रदेश भाजपा के कई नेता नाम नहीं लेने की सूरत में अपने अपने अनुमान व्यक्त कर रहे हैं। मानकर चला जा रहा है कि राज्य में एक नया सियासी समीकरण देखने को मिल सकता है। इसके पीछे दलील दी जा रही है कि सियासत में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। जिस फॉर्मूले को शेड किया जा रहा है उससे भाजपा के
एक नेता नाखुश बताए जा रहे हैं, जिन्हें किनारे हटाने का इशारा भी किया जा चुका है। चर्चा है कि अब बात जो है पोर्टफोलियो तक पहुंच चुकी है। जानकारी मिल रही है कि इस समीकरण की पूरी रूपरेखा जो है खरमास खत्म होते ही सामने आ जाएगी। कुल मिलाकर कहें तो सीएम के दिल्ली दौरे ने झारखंड के सियासी गलियारे में हलचल पैदा कर दी है। जामताड़ा के नारायणपुर में 217 लाख के पुल का शिलान्यास। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने किया कंबल वितरण, जनसभा को किया संबोधित। जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत सबनपुर से मंझलाडीह और आहारडीह के बीच जोरिया पर 217 लाख रुपए की लागत से बनने वाले पुल निर्माण कार्य का शिलान्यास राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने किया। शिलान्यास कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। इस अवसर पर मंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर कंबल वितरण भी किया। मौके पर पंचायत के मुखिया मुनीलाल मरांडी, जिला परिषद सदस्य और अन्य गण्यमान्य लोगों ने मंत्री का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। जनसभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर इरफान अंसारी ने पिछली भाजपा सरकार पर क्षेत्र के विकास के लिए कुछ न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने झारखंड की महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपए उपलब्ध कराए हैं। मीडिया से बातचीत में मंत्री ने बताया कि उन्होंने 1 वर्ष में जामताड़ा जिले को 74 सड़कें और 45 पुलों की सौगात दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की प्रगति में भाजपा बाधा बनी हुई है और जनता को इसके प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने जानकारी दी है कि 15 दिसंबर से धान अधिप्राप्ति शुरू होगी। इसमें 2370 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा जाएगा और 100 रुपए बोनस के रूप में दिए जाएंगे। गिरिडीह में युवक को मारी गोली, गंभीर हालत में धनबाद रेफर। पुरानी रंजिश का मामला, गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंबाटाड़ झगरी में मंगलवार को एक युवक को गोली मार दी गई। घटना में युवक की कमर के पास गोली लगी, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में सदर अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया। घायल युवक की पहचान अंबाटाड़ निवासी मोहम्मद खुर्शीद अंसारी के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महातो और नगर थाना प्रभारी ज्ञान रंजन भारी पुलिस बल के साथ अस्पताल और घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में इलाके में छापेमारी अभियान तेज कर दिया गया है। घायल खुर्शीद अंसारी के अनुसार जिन लोगों ने उसे गोली मारी वे हर रोज पार्क के पास नशा करने आते थे। मंगलवार को भी वे पार्क के पास आए, जिसे खुर्शीद ने सामान्य समझा। इसके बाद अचानक जाकिर नामक व्यक्ति ने पिस्टल निकालकर गोली चला दी। इस मामले में सदर एसडीपीओ जीतवाहन उरांव ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच पुराना पारिवारिक विवाद था, इसी कारण युवक को गोली मारी गई है। पुलिस फिलहाल हर बिंदु पर जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस इस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी है और आरोपित युवकों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। बोकारो में ऊंचाई से गिरकर मजदूर की मौत, पाटिल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में हादसा, 13 लाख रुपए पर बनी सहमति। बोकारो के बालेडीह इंडस्ट्रियल एरिया में एक मजदूर की ऊंचाई से गिरकर मौत हो गई। 25 वर्षीय आशुतोष कुमार राय, जो पाटिल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड में फीटर के पद पर कार्यरत थे, हादसे का शिकार हुए। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आशुतोष छपरा बिहार के निवासी थे और बालेडीह की झोपड़ी कॉलोनी में रहते थे। घटना की सूचना मिलते ही फैक्ट्री परिसर में स्थानीय लोगों और मजदूरों की भीड़ जमा हो गई। उन्होंने मुआवजे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। स्थिति को देखते हुए फैक्ट्री प्रबंधन और स्थानीय नेताओं के बीच बैठक हुई। वार्ता के बाद मृतक के पिता को 13 लाख रुपए का मुआवजा देने पर सहमति बनी। इसके अतिरिक्त अंतिम संस्कार के लिए 1 लाख रुपए नकद देने का भी निर्णय लिया गया। धनबाद में नगर आयुक्त के लिखित आश्वासन पर विधायक का धरना स्थगित। धनबाद शहर की जर्जर सड़कों की मरम्मत की मांग को लेकर विधायक राज सिन्हा का अनिश्चितकालीन धरना मंगलवार की शाम नगर आयुक्त के लिखित आश्वासन के बाद स्थगित हो गया। इस मुद्दे पर प्रशासन की उदासीनता से नाराज विधायक सोमवार की सुबह से नगर निगम कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठे थे। नगर आयुक्त रविराज शर्मा और विधायक के बीच हुई वार्ता में 2 प्रमुख बिंदुओं पर सहमति बनी। नगर आयुक्त ने आश्वस्त किया है कि एसीबी जांच के दायरे में आने वाली सड़कों की मरम्मत के लिए एसीबी से जल्द एनओसी प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वही जो सड़कें एसीबी जांच से बाहर हैं, उनकी मरम्मत कार्य का शिलान्यास बुधवार से ही शुरू कर दिया जाएगा। वही विधायक राज सिन्हा ने कहा कि धरना समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि स्थगित किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि आश्वासन पर अमल नहीं हुआ तो आंदोलन दोबारा शुरू होगा।
झारखंड में कड़ाके की ठंड देने वाली है दस्तक, लापरवाही खड़ी कर सकती है मुसीबत। जाने कैसा रहेगा दिसंबर माह का तापमान। झारखंड में मौसम के लिहाज से पूरा नवंबर माह उतार चढ़ाव भरा रहा। कभी शीतलहर से सामना हुआ तो कभी न्यूनतम पारा में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हुआ। अब दिसंबर का महीना शुरू हो गया है। सवाल यह है कि इस माह में ठंड का रुख कैसा रहने वाला है। मौसम केंद्र के मुताबिक ठंड को लेकर पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात तय है कि 3 से 5 दिन तक शीतलहर चलने से थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है। लिहाजा दिसंबर माह में थोड़ी सी लापरवाही बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। मौसम केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक अगले 4 दिनों में ज्यादातर जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे और 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। लेकिन ठंड की असली मार 15 दिसंबर के बाद शुरू हो सकती है। तब बर्फीली हवा की वजह से शीतलहर का दौर शुरू हो सकता है, जो 3 से 5 दिन तक असर डाल सकता है। इसका असर क्रिसमस और न्यू ईयर के त्योहारों पर पड़ सकता है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि मौसम में ऐसा कोई अप्रत्याशित बदलाव नहीं होगा जो पैनिक होने का कारण बने। धनबाद में भूमिगत कोयला खदान में आग, जहरीली धुएं से ग्रामीणों को सांस लेने में परेशानी, घरों में धुआं भरा। धनबाद जिले के कतरास स्थित बीसीसीएल एरिया 4 के अंतर्गत मां अंबे आउटसोर्सिंग कंपनी की भूमिगत खदान से जहरीला धुआं निकल रहा है। इस धुएं के कारण आसपास के ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र में लगातार धुएं के फैलाव से पूरा इलाका धुआं और दुर्गंध से भर गया है, जिससे लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों के अनुसार पिछले कई दिनों से भूमिगत कोयला परतों में आग सुलग रही है। इससे काला और घना धुआं लगातार निकल रहा है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि घरों के अंदर भी धुआं भर जाता है, जिससे बच्चों और बुजुर्गों को सांस लेने में काफी कठिनाई हो रही है। ग्रामीणों में इस बात को लेकर नाराजगी और भय है कि यदि आग का दायरा बढ़ा तो पूरा इलाका गंभीर खतरे में पड़ सकता है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि भूमिगत कोयला खदानों में आग अक्सर स्वतः प्रज्वलन, विद्युत दोष, घर्षण तापन या विस्फोटक संचालन के अनुचित प्रबंधन के कारण लगती है। बीसीसीएल अधिकारियों ने बताया कि आग को नियंत्रित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। सिमडेगा में नाबालिग से दुष्कर्म, 3 युवक गिरफ्तार कर भेजे गए जेल। सिमडेगा जिले के कोलेबिरा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है, जिससे मंगलवार को जेल भेज दिया गया है। घटना 29 नवंबर की बताई जा रही है। पीड़िता के परिजनों ने अपने आवेदन में बताया है कि उसकी नाबालिग बेटी अपने 3 सहेलियों और एक लड़का मित्र के साथ कोलेबिरा घूमने गई थी। 29 नवंबर को देर रात होने के कारण सभी लड़कियों को उनका लड़का मित्र अपने घर ले जा रहा था। इसी दौरान जंगल के रास्ते 3 लड़के गोपी सिंह, विकास सिंह, तारकेश्वर सिंह ने उन्हें रोककर गाली गलौज और मारपीट करने लगे। मारपीट के भय से 3 लड़कियां और साथ जा रहा एक लड़का मित्र वहां से भाग गया। इसी दौरान तीनों आरोपियों ने एक नाबालिग लड़की को पकड़कर अपने साथ सुनसान जंगल ले गया, जहां तीनों ने उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इस मामले को लेकर सिमडेगा एसपी ने प्रेस वार्ता कर बताया है कि उक्त मामले को लेकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित किया गया था, जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। निकाय चुनाव में आरक्षण तय करने की प्रक्रिया तेज, SC/ST के लिए 2011 की जनगणना होगी आधार। झारखंड में निकाय चुनाव की दिशा तेजी से साफ होती जा रही है। वार्डों के आरक्षण को लेकर जिला स्तर पर रिपोर्ट तैयार करने का काम लगभग शुरू हो चुका है। अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST के लिए 2011 की जनगणना को आधार बनाया जाएगा, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग OBC श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के लिए हालिया सर्वे की रिपोर्ट लागू होगी। अंतिम निर्णय चुनाव आयोग करेगा। धनबाद के जिला पंचायत राज पदाधिकारी बलवंत कुमार ने बताया है कि नगर निगम और नगर परिषदों के वार्डों में किस वर्ग को आरक्षण मिलेगा, इसका प्रारंभिक प्रस्ताव जिला प्रशासन तैयार कर चुनाव आयोग को भेजेगा। आयोग की मंजूरी के बाद ही आरक्षण सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। साथ ही नगर निकाय चुनाव आयोजन की जिम्मेदारी चुनाव आयोग के निर्देशानुसार पंचायत राज विभाग के पास है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि OBC आरक्षण के लिए नया सर्वे ही मान्य आधार होगा, जबकि SC/ST के लिए पुरानी जनगणना को ही स्वीकार किया जाएगा। हजारीबाग के शेख भिखारी अस्पताल में मरीज की मौत, परिजनों ने इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप, दोषियों पर कार्रवाई की मांग। हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मंगलवार सुबह इलाज के दौरान चौधरी यादव 45 वर्षीय की मौत हो गई। उन्हें 30 नवंबर की शाम कीटनाशक दवा के सेवन के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। मृतक के भतीजे रणधीर कुमार यादव ने मीडिया को बताया है कि डॉक्टर द्वारा लिखे गए इंजेक्शन की जगह गलत इंजेक्शन सलाइन के जरिए मरीज को दिया गया। उनका दावा है कि मरीज पहले ठीक था और छुट्टी मांग रहा था,
लेकिन गलत इंजेक्शन के बाद उसे अचानक जलन महसूस हुई और उसकी मौत हो गई। परिजनों ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। अस्पताल अधीक्षक ने मामले की जांच के लिए एक टीम का गठन किया है। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस घटना की जानकारी मिलने पर हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल के प्रतिनिधि रंजन चौधरी भी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने आउटसोर्सिंग कंपनी के कर्मचारियों पर सवाल उठाते हुए मामले की गहन जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। पलामू में 1 क्विंटल डोडा भूसी जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। रांची से बरेली ले जा रहे थे मादक पदार्थ की खेप। पलामू जिले में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 क्विंटल से अधिक डोडा भूसी जब्त की है। यह कार्रवाई मेदिनीनगर सदर थाना क्षेत्र के सिंगरा कला में की गई, जहां उत्तर प्रदेश के बरेली के 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया। ये तस्कर रांची से बरेली तक अफीम भूसी की तस्करी में शामिल थे। पुलिस ने कार से 4 अलग अलग बोरों में भरी कुल 1 क्विंटल 1 किलो 870 ग्राम अफीम डोडा भूसी बरामद की। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि यह मादक पदार्थ रांची के बुंडू थाना क्षेत्र के चक गांव से खरीदा गया था। गिरफ्तार तस्करों ने पूछताछ के दौरान बताया है कि वे चक गांव से डोडा भूसी 1400 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदते थे। इससे उत्तर प्रदेश के बरेली में 7 से 8 हजार रुपए प्रति किलोग्राम में बेचा जाता था, जिससे उन्हें भारी मुनाफा होता था। एसीबी ने सिमडेगा में गृहरक्षक वाहिनी के मुंशी को 5,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रांची की टीम ने सिमडेगा में गृहरक्षक वाहिनी कार्यालय के मुंशी श्याम कुमार गुप्ता को 5,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी मुंशी ड्यूटी से संबंधित कमान पत्र निर्गत करने के बदले रिश्वत की मांग कर रहा था। परिवादी बोनीफास डुगडुग निवासी सिमडेगा ने एसीबी रांची में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि मुंशी श्याम कुमार गुप्ता कमान पत्र जारी करने के लिए 5,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा है। परिवादी रिश्वत नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शिकायत को एसीबी तक पहुंचाया। आवेदन मिलने के बाद एसीबी की टीम ने विधिवत सत्यापन किया। जांच में यह बात पाया गया कि आरोपी द्वारा रिश्वत की मांग वास्तविक है। इसके बाद मंगलवार को एसीबी टीम ने सिमडेगा स्थित गृहरक्षक वाहिनी कार्यालय में छापेमारी करते हुए मुंशी श्याम कुमार गुप्ता उम्र 45 वर्षीय निवासी बोलबा सिमडेगा को 5,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसीबी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी का आरोप, पाकुड़ में नाराज ग्रामीणों ने उपायुक्त से लगाई गुहार। प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में नाम होने के बावजूद घर नहीं मिलने से नाराज हिरनपुर प्रखंड के तोड़ाई पंचायत के दर्जनों ग्रामीण मंगलवार को उपायुक्त पाकुड़ से मिले और अपनी समस्याएं विस्तार से रखी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पंचायत सचिव आवास दिलाने के लिए पैसे की मांग करती है और जिनके पास पक्का मकान है उनके नाम सूची में ऊपर कर उन्हें आवास दे दिया जाता है। ग्रामीणों का कहना था कि कई परिवार प्लास्टिक ढककर घरों में रहने को मजबूर हैं, लेकिन उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों ने कहा है कि हम गरीब हैं, पैसा नहीं दे सकते, इसलिए सचिव हमारा नाम आगे नहीं बढ़ाती। बिचौलियों के माध्यम से वसूली की शिकायत भी दर्ज कराई गई है। ग्रामीणों के साथ पहुंचे हिरनपुर कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष मनोवर आलम ने बताया है कि कई लाभुकों के घरों की स्थिति अत्यंत खराब है, फिर भी सूची में उनका नाम नीचे है। उन्होंने सवाल उठाया, अंततः किस आधार पर अंक दिए जा रहे हैं? जरूरतमंद पीछे और पक्का मकान वाले आगे, यह कैसे संभव है? देवघर में 7 साइबर अपराधी गिरफ्तार, ठगी के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़। देवघर एसपी सौरभ के निर्देश पर जिले में साइबर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस ने एक बार फिर बड़ी सफलता हासिल की है। डीएसपी राजा कुमार मित्रा के मार्गदर्शन में सारवा थाना क्षेत्र के तुतरू पहाड़ी जंगल में की गई छापेमारी में 7 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई 1 दिसंबर को गुप्त सूचना के आधार पर की गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ युवक जो बैंक का फर्जी कस्टमर केयर व सरकारी अधिकारी बनकर ग्रामीणों से ठगी कर रहे हैं। सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस टीम ने छापेमारी कर 7 युवकों को धर दबोचा। पकड़े गए आरोपियों के पास से बरामद मोबाइल फोन और सिम कार्ड की जांच में यह खुलासा हुआ है कि यह गिरोह फोन पे यूजर्स को कैशबैक का लालच देकर व पीएम किसान योजना के लाभुकों को फर्जी लिंक भेजकर ऑनलाइन ठगी को अंजाम देते थे। वे फर्जी एयरटेल पेमेंट बैंक कर्मी बनकर उपभोक्ताओं को कार्ड बंद होने की झूठी जानकारी देकर सहायता के नाम पर धोखाधड़ी करते थे। पुलिस ने छापेमारी के दौरान इनके पास से 8 मोबाइल फोन, 13 सिम कार्ड जब्त किया है।
सीए नरेश केजरीवाल व इससे जुड़े लोगों के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, 65 लाख रुपए नगद और 55 लाख के जेवरात मिले। सीए नरेश केजरीवाल व इससे जुड़े लोगों के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी मंगलवार रात तक जारी रही। छापेमारी में 65 लाख रुपए नगद और 55 लाख रुपए के जेवरात मिले हैं। साथ ही हवाला के सहारे पैसों को विदेश भेजने से संबंधित साक्ष्य मिले हैं। गिरधर केजरीवाल के ठिकानों से 30 लाख रुपए नगद, अजय केजरीवाल के ठिकानों से 10 लाख रुपए और इंदर केजरीवाल के ठिकानों से 25 लाख रुपए नगद और इंदर केजरीवाल के ठिकानों से 55 लाख रुपए के सोना चांदी के सिक्के मिले हैं। गिरिडीह में ज्वेलर्स दुकान से 5 किलो चांदी, 80 ग्राम सोना चोरी। दुर्गा ज्वेलर्स एंड बर्तन दुकान में लाखों की संपत्ति गायब, 15 लाख रुपए का नुकसान। गिरिडीह जिले के अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के बुधुडी बाजार स्थित श्री दुर्गा ज्वेलर्स एंड बर्तन दुकान में सोमवार रात लाखों रुपए की चोरी हुई। चोर दुकान से लगभग 5 किलो चांदी, करीब 80 ग्राम सोना, नगद रुपए और भारी मात्रा में कांसा और पीतल के बर्तन ले गए। दुकान के संचालक मनोज सिंह को सुबह दुकान खोलने पर चोरी का पता चला। उन्होंने बताया कि चोरों ने योजनाबद्ध तरीके से दुकान की टीना का अल्बेस्टर हटाकर भीतर प्रवेश किया। इस घटना में उन्हें लगभग 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। सूचना मिलते ही अहिल्यापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दुकान का निरीक्षण किया और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में पुलिस को आशंका है कि चोरी में एक से अधिक लोग शामिल हो सकते हैं और चोरों को घटनास्थल की भौगोलिक स्थिति की जानकारी थी। बोकारो में विस्थापितों का अनिश्चितकालीन धरना शुरू। ईस्टर्न इंडिया सीमेंट की एथेनॉल फैक्ट्री गेट पर नियोजन की मांग। बोकारो के बालीडी थाना क्षेत्र स्थित जियाड़ा औद्योगिक क्षेत्र में मंगलवार को विस्थापित रैयतों का आक्रोश देखने को मिला। बड़ी संख्या में रैयतों ने ईस्टर्न इंडिया सीमेंट की एथेनॉल फैक्ट्री के मुख्य गेट पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। वे नियोजन और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि जमीन अधिग्रहण के समय उन्हें नौकरी और उचित मुआवजे का आश्वासन दिया गया था। हालांकि कंपनी लगातार अपने वादों से मुकर रही है। जेपी नड्डा के आगमन की रणनीति पर हुई विस्तृत चर्चा। 5 को पहुंचेंगे देवघर। बीजेपी के नए जिला कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। देवघर में भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्मित जिला कार्यालय में उद्घाटन के बाद पहली बार महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक 6 दिसंबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के देवघर आगमन की तैयारियों को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से बुलाई गई थी। इसमें जिला, मंडल और प्रखंड स्तर के पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए। भाजपा जिला अध्यक्ष सचिन रवानी ने बताया कि जेपी नड्डा 5 दिसंबर की शाम 6 बजे देवघर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से वे सर्किट हाउस जाएंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं से औपचारिक मुलाकात करेंगे। अगले दिन 6 दिसंबर को वे बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। पूजा के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के नए जिला कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति सुनिश्चित की जा रही है। उद्घाटन के बाद कार्यकर्ताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक भी आयोजित होगी। ओबीसी अधिकार सम्मेलन 21 दिसंबर को राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा की ओर से सामाजिक न्याय और ओबीसी अधिकार सम्मेलन का आयोजन 21 दिसंबर को रांची में होगा। बीते सोमवार को आयोजन को लेकर मोर्चा की बैठक हरमू स्थित कार्यालय में हुई। प्रदेश अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा है कि राज्य में ओबीसी समुदाय के उत्थान, संगठित प्रयासों और सामाजिक समानता की दिशा में सार्थक विचार विमर्श के लिए राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसमें लगभग 500 अधिकारी, कर्मचारी और बुद्धिजीवी वर्ग के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसलिए संगठन के प्रतिनिधियों को विभिन्न जिला का प्रभारी बनाया गया है, जो 7 दिसंबर तक अपने अपने जिलों में बैठक कर समाज के अधिकारियों, कर्मचारियों और बुद्धिजीवियों को आमंत्रित करेंगे। चाईबासा में जनरल स्टोर की आड़ में चल रहा था नशे का कारोबार। 161 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ महिला गिरफ्तार। चाईबासा सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ा नीमडी स्थित सिद्धेश्वर मंदिर के समीप एक जनरल स्टोर में पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार का खुलासा किया है। पुलिस ने उक्त जनरल स्टोर से 161 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ दुकान की संचालिका संगीता तिवारी को गिरफ्तार किया है, जिसे पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। चाईबासा की सदर थाना पुलिस इसे नशे के खिलाफ अपने अभियान में बड़ी कामयाबी मान रही है। स्वास्थ्य उपकेंद्रों के लिए जमीन चिन्हित करने और मशीन खरीद में तेजी। अपर मुख्य सचिव ने 2 दिनों में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने मंगलवार को सभी जिलों के सिविल सर्जनों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर 15वें वित्त आयोग की राशि से विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस बैठक में विभाग के उप सचिव ध्रुव प्रसाद भी उपस्थित रहे। इस बैठक का मुख्य फोकस स्वास्थ्य उपकेंद्रों के लिए जमीन चिन्हित करने की स्थिति की समीक्षा और वित्त आयोग की राशि से आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की खरीद प्रक्रिया को गति देना रहा।
बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव ने जिलों से स्वास्थ्य उपकेंद्रों के लिए जमीन चिन्हित करने की वर्तमान स्थिति की विस्तृत जानकारी मांगी। उन्होंने बताया कि कई जिलों ने जमीन चिन्हित कर रिपोर्ट भेज दी है, लेकिन कुछ जिलों में प्रक्रिया अब भी लंबित है। देरी पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जहां भी चिन्हितीकरण का कार्य अधूरा है उसे तत्काल प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए और अधिकतम 2 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट विभाग को सौंप दी जाए। उन्होंने कहा है कि उपकेंद्रों के निर्माण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपर मुख्य सचिव ने 15वें वित्त आयोग की राशि से उपकरण खरीद की प्रगति पर भी सिविल सर्जनों से जानकारी ली। झारखंड के 1,61,55,740 मतदाताओं की मैपिंग संपन्न। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि राज्य में वर्तमान मतदाता सूची के मतदाताओं की पिछली SIR के मतदाता सूची से मैपिंग के क्रम में 1,61,55,740 मतदाताओं की मैपिंग की जा चुकी है। उन्होंने कहा है कि अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत ASD सूची में 12 लाख मतदाताओं को सूचीबद्ध किया गया है। इसके साथ ही मतदाता सूची के मैपिंग के अन्य कार्य प्रगति पर हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मंगलवार को निर्वाचन सदन में जो कम पैतृक मैपिंग करने वाले विधानसभा क्षेत्र के ERO एवं सभी उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि पिछली विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बाद राज्य में अन्य राज्यों से आए मतदाता एवं जिला मतदाताओं की पिछली SIR वाले मतदाता सूची से मैपिंग में कठिनाई आ रही है। उनकी संबंधित राज्य के CEO वेबसाइट अथवा भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट का उपयोग करते हुए मैपिंग सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा है कि कम परफॉर्मेंस वाले BLO बूथ लेवल अधिकारी को चिन्हित करते हुए बैचवार ट्रेनिंग दे। इसके साथ ही मतदाताओं को भी पैतृक मैपिंग की प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध कराएं। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर के लक्ष्मीपुर स्थित CSC सेंटर से चोर ताला तोड़कर ले उड़े लगभग 95,000 रुपए। मनोहरपुर थाना क्षेत्र के रायकेरा लक्ष्मीपुर स्थित आनंद देवगम की CSP सेंटर में सोमवार मंगलवार की रात लगभग 2 बजे अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर अंदर घुसकर लगभग 95,000 रुपए लेकर फरार हो गए। दुकान में लगे CCTV कैमरे में चोरों की तस्वीर कैद हो गई है। पुलिस फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान करने में जुटी है और जल्द ही उन्हें पकड़ने का दावा कर रही है। रांची SSP ने कई थाना प्रभारियों को बदला। सुखदेव नगर के नए थाना प्रभारी बने सुनील कुमार कुशवाहा। रांची SSP राकेश रंजन ने जिले के कई थानों में फेरबदल करते हुए नए थाना प्रभारियों की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। अधिकारियों के तबादले की इस सूची में शहर के महत्वपूर्ण थाने भी शामिल हैं। जारी आदेश के अनुसार सुखदेव नगर थाना की कमान अब सुनील कुमार कुशवाहा संभालेंगे। वही हिंदपीढ़ी थाना का नया प्रभार रंजीत कुमार सिन्हा को दिया गया है। वही टाटी सिलवे थाना में हंसी उरांव को नया थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है। बिजली दरों में भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव, राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों का नया उदाहरण। प्रतुल्य शाहदेव। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल्य शाहदेव ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित बिजली दरों में 60% तक की बढ़ोतरी को जनता पर थोपे गए जबरन आर्थिक बोझ करार दिया है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार लगातार आम लोगों, किसानों, छोटे दुकानदारों और उद्यमियों के खिलाफ जो फैसले ले रही है। प्रतुल्य ने कहा कि बिजली दरों में यह क्रूर वृद्धि साबित करती है कि सरकार जनता की परेशानियों से पूरी तरह बेपरवाह हो चुकी है। प्रतुल्य शाहदेव के अनुसार ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं पर 30% तक बोझ डालने की तैयारी है। 6 रुपये 70 पैसे से बढ़ाकर 10 रुपये 20 पैसा प्रति यूनिट। वही शहरी उपभोक्ताओं के लिए भी दरें 6 रुपये 85 पैसे से बढ़ाकर 10 रुपये 30 पैसे प्रति यूनिट प्रस्तावित है। इसके साथ ही मासिक फिक्स चार्ज, कॉमर्शियल कनेक्शन और औद्योगिक कनेक्शन सभी पर भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा गया है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा हमला किसानों पर किया गया है, जिनकी बिजली दरों में 60% तक की वृद्धि प्रस्तावित है। प्रतुल ने इसे किसानों की कमर तोड़ने वाला फैसला बताया। गुमला में पति ने पत्नी को कुल्हाड़ी से मारा, हुई मौत। खाना विवाद में सिर पर वार कर ली जान। दंपति का है 2.5 साल का एक बच्चा। गुमला जिले के टोटो थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। टोटो नवाटोली गांव में एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति ने खाना खाने को लेकर हुए विवाद में अपनी 39 वर्षीय पत्नी की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। आरोपी की बहन सुशीला उरांव ने घटना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि टोटो नवाटोली निवासी सरोज उरांव 39 वर्षीय अपने पति संदीप उरांव
महिलाओं की मानसिक स्थिति ठीक न होने के कारण मंगलवार सुबह उन्हें लोरो गांव में एक वैद्य के पास इलाज के लिए ले गई थी। इलाज के बाद घर लौटने पर सरोज खाना परोस रही थी, तभी संदीप वहां से भागने लगा। सरोज उन्हें कुछ दूर से पकड़कर घर वापस लाई। इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। गुस्से में संदीप ने घर में रखी कुल्हाड़ी उठाई और सरोज के सिर पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। धनबाद माइंस में कर्मी की संदिग्ध अवस्था में मौत, परिजनों का हंगामा, कंपनी प्रबंधन पर लगाए गंभीर आरोप। धनबाद के भगाबान थाना क्षेत्र के पुटकी पीबी एरिया में स्थित ईगल दीप इंफ्रा आउटसोर्सिंग कंपनी के माइंस परिसर में सोमवार रात एक कर्मी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान बोकारो जिले के चंदन कियारी स्थित तलगड़िया के शिमपुर निवासी बबलू बावरी के रूप में हुई है। वह रात्रि पाली में कोयला कटाई के कार्य पर तैनात थे। परिजनों के अनुसार बबलू बावरी रात करीब 3 बजे पानी पीने के बाद वॉशरूम गए थे, जहां अचानक गिरने से उनकी मौत हो गई। परिवार ने बताया है कि शव के गले के पास एक निशान भी मिला है, जिससे मौत को लेकर संदेह गहरा गया है। मृतक के बेटे अभिजीत बावरी ने आरोप लगाया है कि कंपनी प्रबंधन माइंस के अंदर हुई मौत का स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में आउटसोर्सिंग कंपनी के मुख्य द्वार पर पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि कंपनी प्रबंधन घटना की पूरी जानकारी देने से बच रहा है। कंपनी प्रबंधन ने मृतक के परिजन को नौकरी और मुआवजा देने पर सहमति जताई। हालांकि मौत के कारणों पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। लोको पायलट 48 घंटे भूखे रहकर करेंगे रेल परिचालन। विभिन्न मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर कर्मचारी। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन AILRS की केंद्रीय समिति के आह्वान पर लोको पायलटों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इस दौरान धनबाद मंडल सहित अन्य क्षेत्रों के रेलवे चालक 48 घंटे तक भूखे रहकर रेल परिचालन करेंगे। सोनपुर मंडल के AILRS के महासचिव और लोको पायलट AK राव ने बताया है कि एसोसिएशन के निर्देशानुसार 2 दिसंबर से 4 दिसंबर 2025 तक धनबाद रेल मंडल के सभी लोको पायलट 48 घंटे की भूख हड़ताल पर रहेंगे। इस अवधि में वे भूखे रहकर ही ट्रेनों का परिचालन करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि इस निर्णय का कोडरमा टीम भी समर्थन कर रही है। कोडरमा के रेलवे लोको पायलट भी अगले 48 घंटे यानी कि 4 दिसंबर की सुबह 10 बजे तक भूखे रहकर रेल परिचालन में शामिल होंगे। AK राव ने कहा है कि लोको पायलट पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से अपना काम करते हैं, लेकिन उनसे निर्धारित समय से अधिक काम लिया जाता है। उन्हें आराम के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता, जबकि रेलवे सुरक्षित रेल परिचालन की अपेक्षा करती है। उन्होंने आरोप लगाया है कि रेलवे लोको पायलटों पर अत्याचार कर रही है, इसलिए एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर 48 घंटे की भूख हड़ताल के साथ रेल परिचालन जारी रखने का निर्णय लिया है। लातेहार में हाईवा की चपेट में आने से युवक की मौत, परिजनों ने 3 घंटे सड़क किया जाम। लातेहार के सदर थाना क्षेत्र के तुबेत कोल माइंस में चलने वाली हाईवा की चपेट में आने से राजू टाना भगत 30 वर्षीय की मौत हो गई। मृतक बालूमाद के उलातो निवासी शाहदेव टाना भगत का पुत्र था। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने जो मुरुम नदी टोल स्थित सड़क को पूरी तरह से जाम कर दिया, जिसके कारण आवागमन घंटों ठप रहा। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया है कि मृतक राजू अपने रिश्तेदार के घर आया था। टहलने के लिए बाहर निकला। दौरान जो कोल साइडिंग में चलने वाली तेज रफ्तार हाईवा ने उसे धक्का मार दिया, जिससे वह घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घायल अवस्था में उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया। मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद जब शव गांव पहुंचा तो ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सड़क जाम कर दिया। परिजनों का कहना है कि राजू ही परिवार का एकमात्र सहारा था। वे 10 लाख रुपए मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को स्थानीय नौकरी देने की मांग कर रहे थे। उन्होंने मांगे पूरी होने तक जाम खत्म न करने की चेतावनी दी। इधर जाम की सूचना पर प्रभारी सदर थाना प्रभारी रमाकांत गुप्ता दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन परिजन अपनी मांगों पर अड़े रहे। इसके बाद ट्रांसपोर्टिंग कंपनी प्रतिनिधियों ने 1 लाख रुपए मुआवजा और 5,000 रुपए प्रतिमाह सहायता देने के आश्वासन के बाद करीब 3 घंटे बाद जाम हटाया गया। हजारीबाग में राज्य यूथ वॉलीबॉल टूर्नामेंट 26 से 29 दिसंबर तक सभी जिलों के खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। नेशनल टीम में चयन का बड़ा मौका। हजारीबाग एक बार फिर खेल प्रतिभा का केंद्र बनने जा रहा है। 26 दिसंबर से 29 दिसंबर तक यहां 17वीं झारखंड राज्य यूथ वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। झारखंड के सभी जिलों से उभरते हुए युवा खिलाड़ी इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। इस 4 दिवसीय आयोजन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन राज्य टीम के लिए होगा, जो आगे
नेशनल स्तर पर झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। हजारीबाग वॉलीबॉल संघ के अध्यक्ष भैया अभिमन्यु प्रसाद ने इसे जिले के लिए गर्व का क्षण बताते हुए कहा है कि रोजाना 12 से 15 मुकाबले खेले जाएंगे और खिलाड़ियों के अभ्यास के लिए एक कोर्ट हमेशा उपलब्ध रहेगा। मुख्य प्रतियोगिता संत स्टीफेंस स्कूल ग्राउंड में आयोजित होगी। महिला खिलाड़ियों के लिए स्थानीय छात्रावास में आवास की व्यवस्था होगी, जबकि कोचों और प्रतिनिधि मंडलों को होटल में ठहराया जाएगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे अब तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।